राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके लेखक हैं शिवानंद तिवारी, डॉक्टर रंजना मिश्रा। दरअसल 1986 की जो शिक्षा नीति है उसका इसमें संशोधन है। इसके पहले जो है तो 1964 में शिक्षा नीति आई थी। जिसको संशोधन बाद में 1946 में किया गया और 2020 में उसको अपडेट किया गया। प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी, KG1 और KG2 की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने शिक्षा नीति 2020 में इन 3 क्लासेस को जोड़ा है। ये 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे जो है तो KG1 नर्सरी, KG1, KG2 में पढ़ेंगे। इसके बाद जब वो 5 साल के हो जाएंगे तो पहले में चले जाएंगे। इस तरीके से ये है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता। तो 1964 में जो हमारी शिक्षा नीति बनी है उस पर हम बात करेंगे भी। तो 8वीं के बाद जब बच्चा 9वीं में आता था तो वहीं से उसका विषय का विभागों का चयन कर लिया जाता था। कुछ बच्चे कला संकाय में और कुछ बच्चे विज्ञान समूह में चले जाया करते थे। अब बाद में जो ये हमारी 1986 उसमें ये विचार किया गया कि जो बच्चे आर्ट ग्रुप के हैं, जो 8वीं के बाद 9वीं में ही अपने आर्ट विभाग में चले या कला संकाय में चले जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा 9th और 10th क्लास में, 9वीं और 10वीं क्लास में कुछ विज्ञान पढ़ाया जाए और विज्ञान के बच्चों को थोड़ा सा इसी टाइम में आर्ट के बारे में पढ़ाया जाए। ये हमारी जो शिक्षा थी 86 वाली थी, यानी 86 में पहली बार 11+3 को 10+2+3 से डिवाइड किया गया। अब 10+2+3 के बाद हमारे बच्चों में विपत्ति क्या आई, परेशानी क्या हुई? ये नई शिक्षा नीति जो है, नीति की जगह हमें अनीति कैसे बन गई है, अब इसको समझना है। यदि हम पिछले कई परीक्षा परिणामों की बात करें तो हम पाएंगे कि हाई स्कूल का रिजल्ट यानी 10वीं वाला जो रिजल्ट होता है कभी भी 60% क्रॉस नहीं करता, 60 के अंदर ही रहता है। जबकि 12वीं में ये परिणाम 72-73 के आसपास जाता है। ये समझने वाली बात है कि 12वीं जो हमारा 10वीं का क्लास होता है, 9th 10th वाला जो क्लास है, वो सिलेबस बहुत सामान्य ऑर्डिनरी होता है। वो जूनियर क्लासेस से मिलता, उसका थोड़ा सा अपडेट होता है। यानी 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम है उसका थोड़ा सा अपडेट हमारा 9th 10th में होता है। लेकिन बच्चे 40% बच्चे फेल हो जाते हैं, 33% मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ये विचार का विषय है। जबकि जो हमारा 11th और 12th का क्लास होता है, 11वीं और 12वीं का जो होता है, वो कॉलेज का थोड़ा सा लो होता है, हल्का सा लो, यानी बहुत हायर एजुकेशन है। 11वीं 12वीं का सिलेबस बहुत अलग, कम से कम वो कॉलेज से मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही पीछे होता है। यानी 10वीं में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के जो सिलेबस में बहुत सा फर्क हमारे टीचर्स और शिक्षक भली भांति जानते हैं, हमारे विद्यार्थी जानते हैं। तो सवाल ये है, जो कठिन सिलेबस है उसमें 72% रिजल्ट और जो सरल है उसमें केवल 60% रहता है। क्यों? ये सब क्या है? 10वीं में जहाँ 10 लाख के लगभग बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, हाई स्कूल हमारी मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई हैं 2020, 2021, 2022, यदि हम पिछली 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखें तो 10वीं में लड़कों की संख्या तकरीबन 10 लाख के आसपास थी, राउंड फिगर में। हाई स्कूल में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 10 लाख के करीब, और हायर सेकेंडरी में परीक्षार्थियों की संख्या 7 लाख रह जाती है। 10वीं और 12वीं के बीच जो परीक्षार्थियों का अंतर है वो 3 लाख से ऊपर होता है। तो समझने की बात यह है कि 10वीं में 10 लाख लड़के और 12वीं में आपके 7 लाख लड़के ही रह जाते हैं। 3 लाख लड़के जो है 10वीं के बाद परीक्षा छोड़ देते हैं। क्यों? कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया कि ऐसा क्या होता है कि हाई स्कूल के बाद बच्चे स्कूल ही बंद कर देते हैं। 3 लाख, 3.5 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो है तो स्कूल छोड़ देते हैं। यही कारण है कि 10वीं में परीक्षार्थी जो 10 लाख रहते हैं तो 12वीं में पहुंचते हुए 7 लाख के करीब हो जाते हैं। 3 लाख चले जाते हैं। जिससे क्यों जाते हैं? रियल कारण जो भी हो, पर जहां तक मेरा अंदाज है
कि जो बच्चे साइंस नहीं पढ़ना चाहते या वो समझते हैं कि साइंस उनके बस का नहीं है, जबरदस्ती आप 9th और 10th पढ़ाते हैं। 10वीं में जो फेल लड़के हैं, सबसे ज़्यादा फेल होने वाले लड़के साइंस विषयों पर होते हैं। कला संकाय के वो बच्चे जो साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर में उनका रुचि ही नहीं है, उन्हें आप जबरदस्ती 9th और 10th में पढ़ा रहे हैं और उन विषयों में बार बार फेल हो रहे हैं। तो इस तरीके से नई शिक्षा नीति आपकी आई 10+2+3 में बच्चों के सामने समस्या ला, इसी का परिणाम था कि 3 लाख 3.5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष फेल हो रहे हैं और इनकी गणना किसी के पास नहीं है। अब आपने ये 2020 में जो शिक्षा लाई है, तो प्राइमरी 5वीं के बाद बच्चे पढ़ते थे, तो आपने नर्सरी KG1 KG2 प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर बनाया है और ये सब काम आपने आंगनबाड़ी को दिया है। तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था तो देखने लायक ही है। तो इस तरीके से जो हमारी शिक्षा नीतियाँ बन रही हैं, उन्हें यदि हम परिणाम को देखें तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीतियों को परिणाम के आधार पर हम बिल्कुल मान सकते हैं कि नीतियाँ नहीं, सरकार हमारी बार बार अनीतियाँ बना रही है। हर बार आप जो डेवलप करते हो और हमें नुकसान होता है। ये संविधान हमारा कहता है कि बच्चों को 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। हमारा जो राष्ट्रीय आय का कुल 6% है, वो शिक्षा विभाग में लगाया जाएगा। हमारा संविधान ये कहता है। तो जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है द्रुत गति, उसी गति से हमारी सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं। तो ये जो हमारा 6% है जो हमें शिक्षा विभाग में लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? तो आपने LKG 1KG और नर्सरी निकाल लिया और आंगनबाड़ी को देने लगे। ये 6% आपको कहीं न कहीं देना है। शिक्षा में सुधार करना है या इस 6% का समायोजन करना है, ये तो समझिए, तो एक विचार का विषय है। संक्षेप में हम ये मानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आपकी 86 में आई थी 10+3, वो है जो 3.5 लाख बच्चों को प्रति वर्ष जो है स्कूल से शिक्षा से विमुख कर रही है। जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति 11+3, हमने कई शिक्षाविदों से बात किया, टीचर से बात किया, तो ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सरकार के नौकर हैं, सरकार की बुराई कैसे कर सकते हैं उन्होंने। लेकिन ऑफ कैमरा वो बोलते हैं कि 11+3 इज बेटर देन 10+2+3। 11+3 में क्या था कि बच्चे 8वीं के बाद ही जो कमजोर बच्चे थे वो 8वीं चले जाते थे। अब आपने 10+2+3 लगा करके उन बच्चों को जबरदस्ती साइंस पढ़ाया, वो साइंस में पढ़ते नहीं, साइंस में फेल हो जाते हैं। प्रतिवर्ष 3 लाख 3.5 लाख बच्चे जो है स्कूल से छोड़ देते हैं। तो ये नीति कम, अनीति ज़्यादा दिखती है। आपको 6% का समायोजन करना है तो कहीं भी कर लो, बच्चों, अभिभावकों और देश के साथ खिलवाड़ तो अच्छी बात नहीं है।